दोस्तों, आपने हमारे चैनल पर कई मराठी सीरीज की एक्सप्लेनेशंस देखी हैं और आप ये बात तो मानते ही होंगे कि मराठी सीरीज हमेशा जबरदस्त ट्विस्ट और थ्रिलर से भरी होती हैं। आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं एक और शानदार सीरीज तेरा छलावा, जिसकी IMDb रेटिंग है 7 आउट ऑफ 10, यानी दर्शकों ने इसे दिल से पसंद किया है। इस सीरीज में कुल 5 अलग अलग कहानियां हैं। ये कहानियां छोटी जरूर हैं, लेकिन हर कहानी इतनी दमदार है कि आपको शुरू से आखिरी तक बांध कर रखेंगी। इसमें दिखाए गए किस्से कहीं न कहीं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और हाल ही में सुर्खियों में आए हादसों से जुड़े लगते हैं, जैसे कि हनीमून कांड और फिर वो नीले ड्रम वाला फेमस केस। और दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि हर कहानी के एंड में आपको मिलेगा एक गहरा लाइफ लेसन जो दिल को छू जाएगा और सोचने पर मजबूर कर देगा। तो तैयार हो जाइए एक से बढ़कर एक सस्पेंस और थ्रिलर से भरी कहानियां सुनने के लिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसकी पहली कहानी की शुरुआत में हम अनुराग और गौरी नाम के शादीशुदा कपल को देखते हैं। बाहर से देखने पर उनकी जिंदगी आम लगती है, जैसे हर कोई सोचता है खुशहाल घर, प्यारा रिश्ता और एक सुंदर भविष्य। लेकिन असलियत बिल्कुल उलट थी। कहानी की शुरुआत होती है उस शाम से जब गौरी बाजार से घर लौटती है। घर का दरवाजा खोलते ही वो देखती है कि उसका पति अनुराग फर्श पर बेहोश पड़ा है। चारों तरफ शराब की बदबू फैली हुई थी, बोतलें इधर उधर गिरी पड़ी थी और पूरा कमरा अस्त व्यस्त था। गौरी घबराकर उसे उठाने की कोशिश करती है, पानी छिड़कती है और किसी तरह होश में लाती है। और ये कोई पहली बार नहीं था। अनुराग को शराब की इतनी बुरी लत थी कि वो बिना पिए रह नहीं सकता था। और सिर्फ शराब ही नहीं, उसे जुए की भी लत लग चुकी थी। इन दोनों आदतों ने उसे धीरे धीरे बर्बाद कर दिया था। उसकी कमाई का बड़ा हिस्सा शराब और जुए में उड़ चुका था। हालत ये थी कि वो भारी कर्जे में डूब चुका था। गौरी रोज ये सब देखकर टूट जाती थी। वो गुस्से में पूछती है कि अनुराग, आखिर कब तक ये सब चलेगा? कब तक मैं तुम्हें इसी हालत में देखूंगी? अनुराग हर बार की तरह हाथ जोड़ लेता है, बस गौरी, थोड़े दिन और, मैं सब छोड़ दूंगा। लेकिन इस बार मामला और गंभीर था। गौरी ने देखा कि उसके अकाउंट से 5 लाख रुपए गायब हैं। जब उसने अनुराग से सवाल किया तो पहले तो वो बचने लगा, लेकिन फिर बोला कि गौरी, मैं वादा करता हूँ, मैंने पैसे जुए में नहीं लगाए। दरअसल हमारी एनिवर्सरी आने वाली है ना, तो मैं तुम्हें एक बड़ा सरप्राइज देना चाहता हूँ, इसलिए पैसे लिए हैं। ये सुनकर गौरी का दिल पिघल जाता है। उसे लगता है कि शायद इस बार अनुराग सचमुच बदलना चाहता है। वो मुस्कुराते हुए अनुराग को गले लगा लेती है। वहीं अगले दिन अनुराग अपने दोस्त सुजीत को बुलाता है और सुजीत के ऊपर पार्टी की सारी तैयारी की जिम्मेदारियां डाल देता है। सुजीत, जो गौरी का भी अच्छा दोस्त था, वो बड़ी खुशी से मदद के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन ठीक उसी वक्त कहानी में नया मोड़ आता है। अनुराग घर से बाहर निकलता है तो देखता है कि एक कार गेट के बाहर खड़ी है और उस कार में शाहना नाम की एक लड़की बैठी हुई है। और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि अनुराग की गर्लफ्रेंड थी, जिसके साथ लंबे समय से उसका अफेयर चल रहा था। अब जैसे ही अनुराग शाहना के पास आता है तो शाहना गुस्से में कहती है, देखो अनुराग, अब और वक्त बर्बाद मत करो। या तो गौरी से पीछा छुड़ाओ या मेरे पास आओ, वरना मैं हम सबको हमारे रिश्ते के बारे में बता दूंगी। अनुराग गुस्से में उसकी ओर देखता है, लेकिन मन ही मन सोचता है कि वो सही कह रही है। अगर गौरी जिंदा रही तो मैं आजाद नहीं हो पाऊंगा। और यहीं से असली राज सामने आता है। दरअसल अनुराग ने पूरा प्लान बनाकर रखा था कि वो गौरी को मार देगा ताकि उसकी सारी संपत्ति और पैसा अपने नाम कर सके और फिर शाहना के साथ नई जिंदगी शुरू कर सके। अब दिन बीत जाता है और एनिवर्सरी की शाम आती है। होटल में बड़ी पार्टी रखी गई थी। चारों ओर सजावट, रोशनी और मेहमानों की भीड़ थी। गौरी भी बहुत खुश थी। उसे लग रहा था कि उसका पति वाकई इस बार बदल गया है। यहाँ पार्टी से पहले गौरी अनुराग को गिफ्ट में एक शराब की बोतल देती है। ये देखकर अनुराग की आंखें चमक उठती हैं। वो बोतल खोलकर पीना शुरू कर देता है और धीरे धीरे पूरी तरह से नशे में धुत हो जाता है। वहीं शाहना भी इस पार्टी में आती है। वो इसी होटल में मौजूद थी। वो बार बार अनुराग को इशारे से याद दिलाती है कि अब उसे अपना प्लान पूरा करना होगा। तभी देर रात हंसी ठिठोली के बीच अनुराग गौरी से कहता है कि गौरी, जरा तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें सरप्राइज दिखाना चाहता हूँ। ये सुनकर गौरी मुस्कुराते हुए बाथरूम में चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुँचती है, पीछे पीछे अनुराग भी आ जाता है। नशे में धुत अनुराग गौरी पर हमला करता है। वो उसे बेहोश करने की कोशिश करता है और फिर उसे पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करता है ताकि सबको लगे कि गौरी फिसलकर मर गई। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, गौरी अचानक संभल जाती है और पूरी ताकत से अनुराग को धक्का देती है। नशे में लड़खड़ाया अनुराग खुद ही फिसलकर गिर जाता है। गौरी तुरंत मौके का फायदा उठाती है और उसी को पानी में डुबो देती है और कुछ ही मिनटों में उसकी मौत हो जाती है। अब पार्टी में वापस जाकर गौरी सबसे कहती है कि अनुराग नहा रहा है
लेकिन काफी देर हो जाने पर भी जब अनुराग नहीं आता, तब गौरी की एक सहेली उसे बुलाने जाती है तो बाथरूम में अनुराग की लाश को देखकर वो चीख उठती है। चीख सुनकर सब दौड़े चले आते हैं और वो नजारा देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। यहाँ सभी को लगता है कि अनुराग नशे में था, इसलिए बाथरूम में फिसलकर उसकी मौत हो गई। अब अंतिम संस्कार के बाद जब गौरी घर लौटती है तो हमारे सामने सबसे बड़ा राज खुलता है जब सुजीत गौरी को अनुराग का मोबाइल देता है। मोबाइल में शाहना के मैसेजेस पढ़कर सब कुछ साफ हो जाता है, जिसमें शाहना बार बार पूछ रही थी क्या काम हो गया, गौरी मर गई या नहीं। असल में सुजीत और गौरी के बीच में भी अफेयर था और जब सुजीत को अनुराग के प्लान के बारे में पता चला तो उसने गौरी को सब बता दिया। यही वजह थी कि गौरी ने पलटवार करने का फैसला किया और अनुराग को उसी के जाल में फंसाकर मार डाला। दूसरी तरफ पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिलती है जिसमें शाहना को पार्टी से भागते हुए देखा जाता है। पुलिस को लगता है कि वही असली कातिल है, जिसकी वजह से शाहना को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इधर गौरी अब पूरी तरह से आजाद हो चुकी थी, लेकिन कहानी के अंत में वो सुजीत की आंखों में देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, सुजीत याद रखना, मुझे कभी धोखा मत देना, मैं पहले ही एक मर्डर कर चुकी हूँ। अगर तुमने भी मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगी। उसकी आंखों की चमक और चेहरे की मुस्कान साफ दिखा रही थी कि अब वो कभी किसी पर भरोसा नहीं करेगी। और इसी के साथ ये पहली स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये कहानी सिर्फ सस्पेंस थ्रिलर नहीं थी, बल्कि एक सीख भी थी, जिसमें छोटी सी गलती, शराब या जुए की आदत और रिश्ते में धोखा, ये सब इंसान की जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। अनुराग का लालच और गौरी का बदला हमें दिखाता है कि भरोसा टूटे तो रिश्ते कैसे जहर बन जाते हैं। असल संदेश साफ है, नशा और झूठ कभी सुख नहीं देते, वहीं भरोसा बहुत नाजुक होता है। इसे तोड़ने का मतलब है अपनी जिंदगी को खतरे में डालना। बाकी आपने नीले ड्रम और हनीमून की स्टोरी तो सुनी ही होगी। अगर आपके आसपास कोई इस तरह की आदतों में फंसा है तो मदद लेना और देना दोनों जरूरी है। आखिर मैं यही कहूँगा कि रिश्तों में सच्चाई रखिए, गलतियों को सुधारने की कोशिश करिए और बदले की जगह सही रास्ता चुनिए, यही असली जीत है। तो चलिए अब चलते हैं दूसरी कहानी की ओर। तो कहानी की शुरुआत होती है शरण नाम के एक राइटर से। शरण का सपना था कि वो एक बेहतरीन नॉवेल लिखे, लेकिन महीनों से कोशिश करने के बावजूद वो एक शब्द भी आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार बस एक ही सीन घूम रहा था, जहां उसे पानी में एक लड़की डूबती हुई और मदद के लिए हाथ फैलाती हुई दिखाई देती है और फिर अचानक वो गायब हो जाती है। ये अजीबोगरीब सीन उसे बार बार सपनों में दिखाई देता है, जिसकी वजह से शरण बेचैन रहने लगा था और यही वजह थी कि वो कुछ भी आगे लिख नहीं पा रहा था। यहाँ शरण के इस बुरे वक्त में उसका साथ उसकी बचपन की दोस्त अंजलि देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि असल में अंजलि पूरे दिल से शरण से प्यार करती है, लेकिन शरण उसे कभी अहमियत नहीं देता। उसके मन में अंजलि के लिए कोई इमोशन नहीं थे। वहीं अंजलि का प्यार एक तरफा था मगर गहरा था। इधर शरण की माँ ये सब जानती थी। वो चाहती थी कि उनका बेटा अंजलि से शादी करे। तभी एक दिन वो अंजलि से कहती है कि शरण तुम्हें दिल से नहीं चाहता, लेकिन तुम दिमाग से खेलो, प्यार में सब कुछ जायज है, ऐसा करो कि वो तुम्हें चाहने लगे। ये सुनकर अंजलि सोच में पड़ जाती है। वो तय करती है कि चाहे जैसे भी हो वो शरण को अपना बनाकर ही रहेगी। अब अंजलि रोज शरण की मदद करती है, पब्लिशर से बात करना, उसकी लिखी चीजों को एडिट करना, उसे मोटिवेट करना। ऐसे ही एक दिन उसने शरण की नई कहानी पढ़ना शुरू की, जो सलोनी नाम की एक लड़की की थी। सलोनी के माता पिता की मौत भोपाल गैस त्रासदी में हो गई थी। वो बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। इसी बीच एक दिन रास्ते में उसकी मुलाकात अमर नाम के लड़के से हुई। अमर भी एक राइटर था। उसके हाथ में उसकी नई किताब थी। यहाँ सलोनी उसे लिफ्ट देती है और बदले में उसकी किताब पर ऑटोग्राफ लेती है। इसी छोटी सी मुलाकात से उनकी दोस्ती शुरू हो जाती है और जल्दी ही दोस्ती प्यार में बदल जाती है। अब क्योंकि सलोनी खुद भी लिखती थी तो वो भी अमर को अपनी कहानी दिखाती है। उनमें से एक कहानी का नाम था जलपरी। अमर ने जब वो कहानी पढ़ी तो उसे अंदर अंदर सलोनी से जलन होने लगी। उसे पता चल गया था कि सलोनी उससे बेहतर लिख सकती है। अब प्रेजेंट में यहाँ तक पढ़कर अंजलि को समझ नहीं आता कि शरण ने इस कहानी को नफरत की तरफ क्यों मोड़ दिया। वो शरण से कहती है कि तुम इस जलन वाले एंगल को सबसे ज्यादा क्यों दिखा रहे हो, इसमें तो और भी कुछ बेहतर हो सकता है। इसके बाद शरण जैसे जैसे अपनी बातें बोलता जाता है, अंजलि वैसा वैसा लिखती जाती है और आखिरकार कहानी को शरण एक हैप्पी एंडिंग दे देता है और किताब पूरी हो जाती है। लेकिन यहीं से एक असली सच हमारे सामने आता है। दरअसल ये कहानी अमर और सलोनी की नहीं बल्कि शरण और सलोनी की थी। असल में करीब 1 साल पहले शरण की एक किताब हिट हुई थी
तभी उसकी मुलाकात सलोनी से हुई। धीरे धीरे दोनों करीब आने लगे, तभी दोनों में दोस्ती हुई और वही दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन जब शरण सलोनी की लिखी जलपरी वाली स्टोरी को पढ़ता है तो वो उससे जलने लगता है। उसे लगता है कि सलोनी उससे कहीं ज्यादा टैलेंटेड है। ये सब उसके अहंकार को बर्दाश्त नहीं होता। शरण चाहता था कि जलपरी उसके नाम से पब्लिश हो, लेकिन सलोनी अपनी मेहनत और पहचान किसी और को देना नहीं चाहती थी, जिसकी वजह से शरण ने उसे धोखे से पानी में डुबोकर मार दिया। जब अंजलि ने सलोनी की वही कहानी पढ़ी तो उसे सब समझ में आ गया। अब उसके पास शरण के इस राज का सबसे बड़ा सबूत था। अब अंजलि इस किताब को अपने पास रख लेती है और शरण से साफ कहती है कि अब तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। अगर तुमने इनकार किया तो मैं सबको बता दूंगी कि तुमने सलोनी की हत्या की है। ये सुनकर शरण एकदम से शॉक्ड हो जाता है। वो सोचता है कि क्यों ना अंजलि को भी यही पानी में डुबोकर खत्म कर दिया जाए, लेकिन अंजलि पहले से ही चालाक थी। वो कहती है कि तुम मुझे मार भी दोगे तो कोई फायदा नहीं। सबको पता है कि मैं तुम्हारी माँ से मिलने आई हूँ। अगर मुझे कुछ हुआ तो शक सबसे पहले तुम ही पर जाएगा। शरण ये सुनकर हैरान रह जाता है और अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। मजबूरन उसे शादी के लिए हाँ करनी पड़ती है। ये सुनकर अंजलि की आंखों में चमक आ जाती है और वो मन ही मन खुश होने लगती है। उसने सोचा प्यार में सब जायज है और आखिरकार उसने शरण को पा ही लिया। ये कहानी हमें दो बड़ी बातें सिखाती है। पहली, जलन और लालच इंसान को अपराधी बना देते हैं। शरण ने सिर्फ इस वजह से सलोनी की जान ले ली क्योंकि वो उससे बेहतर लिखती थी। ये बताता है कि जब इंसान अपनी हीन भावना पर काबू नहीं पाता तो वो किसी और की जिंदगी तबाह कर देता है। दूसरी, अंधा प्यार भी खतरनाक होता है। अंजलि ने शरण की सच्चाई जानते हुए भी उसे ब्लैकमेल करके शादी के लिए मजबूर किया। ये प्यार नहीं बल्कि जुनून था और ऐसे रिश्ते कभी सुकून नहीं दे सकते। असल संदेश यही है कि हमें अपने रिश्तों में ईमानदारी और साफ दिल रखना चाहिए। नफरत, जलन या जुनून से बना रिश्ता कभी खुशहाल नहीं हो सकता। सच्चा प्यार वही है जहाँ भरोसा और सम्मान हो और असली सफलता वही है जहाँ मेहनत और सच्चाई हो। और इसी के साथ हमारी दूसरी कहानी का भी होता है दी एंड। अब चलते हैं तीसरी कहानी की ओर, जहाँ हमें अरमान को दिखाया जाता है जो रात को अपने घर आता है तो देखता है कि वहाँ पर उसकी पत्नी अर्चिता की डेथ हो चुकी है। जिसके बाद वहाँ पर पुलिस आती है और इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है। यहाँ पर अर्चिता के भाई सिद्धार्थ का कहना था कि अरमान ने अर्चिता को मारा होगा, लेकिन पुलिस वाले देखते हैं कि अर्चिता तो सीढ़ियों से गिरी थी और जब वो गिरी थी तब अरमान घर पर नहीं था। इसका मतलब यही था कि अर्चिता की डेथ एक्सीडेंटल थी। जिसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने लगती है तो उन्हें पता चलता है कि अर्चिता अरमान से नफरत करती थी क्योंकि अरमान का अर्चिता की फ्रेंड राधिका से अफेयर था, जिसके बारे में जब अर्चिता को पता चला तो वो काफी गुस्सा हो गई। अब ये सब सुनने के बाद अरमान कहता है कि जब अर्चिता को उनके अफेयर का पता चला तब वो काफी नाराज हुई थी। तब अरमान को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए उसने सबके सामने अर्चिता से माफी भी मांगी थी और राधिका से अपना रिलेशन खत्म कर दिया था। लेकिन शायद अर्चिता ने उसे माफ नहीं किया था। साथ ही हमें पता चलता है कि अर्चिता तभी प्रेग्नेंट थी। अरमान बताता है कि कल भी जब वो पार्टी में जा रहा था तो वो अर्चिता को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन अर्चिता ने मना कर दिया क्योंकि वहाँ पर राधिका भी आने वाली थी। इसलिए वो अरमान के साथ लड़ने लगी कि वो उसके साथ नहीं आएगी। जिसके बाद अरमान अकेला पार्टी में चला गया। अब आगे और पूछताछ करने के बाद पुलिस वालों को पता चलता है कि अर्चिता के भाई सिद्धार्थ की एक बिजनेस डील से अर्चिता खुश नहीं थी और अर्चिता की मौत का सबसे ज्यादा फायदा सिद्धार्थ को ही होने वाला था। और जिस रात अर्चिता की मौत हुई थी तो सिद्धार्थ भी उससे मिलने आया था और उन दोनों की इस बिजनेस डील के ऊपर बहस हुई थी। जिसके बाद अर्चिता का मूड काफी ज्यादा खराब था। साथ ही अर्चिता के सास ससुर बताते हैं कि अरमान अर्चिता को बहुत प्यार करता था और इसी वजह से वो अर्चिता का बहुत ख्याल भी रखता था। अर्चिता के कहने पर उसने राधिका से भी दूरी बना ली थी। जिसके बाद अरमान जब पार्टी में गया था तो वहाँ भी उसने अर्चिता को कॉल किया था कि उसने खाना खाया है या नहीं, लेकिन अर्चिता ने उससे ठीक से बात नहीं की थी क्योंकि उसका और सिद्धार्थ का जो झगड़ा हुआ था उसकी वजह से अर्चिता का मूड काफी ज्यादा खराब था। जिसके बाद अरमान ने अर्चिता को 2 बार मोबाइल पर और 1 बार लैंडलाइन पर भी कॉल किया था, लेकिन अर्चिता कॉल रिसीव नहीं कर रही थी और वो जब घर आया तो अर्चिता की डेथ हो चुकी थी। अब ये सब देखने के बाद पुलिस वालों को सिद्धार्थ पर ही शक होने लगता है कि शायद सिद्धार्थ ने ही अर्चिता को मारा है, इसलिए वो लोग उसे अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन तभी हमें यहाँ पर सबसे बड़ा राज पता चलता है कि एक्चुअली अर्चिता को मारने वाला सिद्धार्थ नहीं बल्कि अरमान ही था। बाहर से वो मासूम और बेबस पति का नाटक कर रहा था, लेकिन सच ये था कि उसने बड़ी चालाकी से अर्चिता की हत्या की साजिश रची थी। उसने सीढ़ियों के पास एक
एक रस्सी बांध दी थी और सीढ़ियों की लाइट भी खराब कर दी थी ताकि नीचे जाते वक्त अंधेरे में अर्चिता उस रस्सी को ना देख सके। इसके बाद उसने जानबूझकर लैंडलाइन पर कॉल किया क्योंकि लैंडलाइन नीचे रखा था। अर्चिता जो पहले मोबाइल कॉल्स रिसीव नहीं कर रही थी, आखिरकार लैंडलाइन की घंटी सुनकर नीचे उतरी, लेकिन जैसे ही उसका पैर उस छुपी हुई रस्सी से उलझा वो सीढ़ियों से फिसल गई। एक चीख और जोर का धमाका, सब कुछ खत्म हो गया। अब सवाल ये था कि अरमान ने इतना खतरनाक कदम क्यों उठाया। असल वजह भी चौंकाने वाली थी। अरमान को डॉक्टरों ने पहले ही बता दिया था कि वो कभी पिता नहीं बन सकता, लेकिन अब अर्चिता प्रेग्नेंट थी। इसका मतलब साफ था कि बच्चा अरमान का नहीं था। अरमान का शक यकीन में बदल चुका था कि अर्चिता ने उसे धोखा दिया है। यही धोखा उसके अहंकार और गुस्से को बर्दाश्त नहीं हुआ और इसी वजह से उसने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। इस तरह पुलिस और परिवार को धोखा देते हुए अरमान बाहर से मासूम पति बना रहा, लेकिन असलियत ये थी कि उसने अपने धोखे का बदला खून से लिया। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि धोखा और शक रिश्तों की कब्र खोद देते हैं। अरमान ने पहले धोखा दिया, फिर जब उसे खुद धोखा मिला तो उसने बदला लेने के लिए हत्या कर दी। नतीजा, एक परिवार बर्बाद हो गया और एक जिंदगी खत्म हो गई। याद रखिए दोस्तों, रिश्तों में भरोसा और ईमानदारी ही असली ताकत है। अगर भरोसा टूट जाए तो उसका हल बातचीत और सच बोलने में है, न कि धोखे और खून में। और इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अब शुरू होती है हमारी चौथी कहानी। कहानी की शुरुआत होती है सिराज से। सिराज एक अनाथ लड़का था जो मोहल्ले में छोटे मोटे काम करके अपनी जिंदगी काट रहा था। कभी किसी की दुकान पर सामान पहुंचाना, कभी किसी का दरवाजा खोलना और कभी इधर उधर के काम करना। इन्हीं छोटे छोटे कामों में उसके दिन गुजरते थे। सिराज के पास ना कोई परिवार था और ना ही कोई सहारा। उसकी दुनिया वही मोहल्ला थी जहाँ लोग उसे बस काम से काम के लिए जानते थे। इसी मोहल्ले में रिहाना नाम की लड़की रहती थी। रिहाना का काम अलग था और वो एक कॉल गर्ल थी। लोग उसके बारे में बातें करते थे, ताने कसते थे, लेकिन उसके कमरे का दरवाजा कभी खाली नहीं रहता था। मोहल्ले के कई लोग उससे छुप छुप कर मिलते। उनमें से एक ऋषभ नाम का लड़का था। ऋषभ की शादी ऋतु से हुई थी। दिखावे में दोनों एक खुशहाल कपल लगते थे, लेकिन असलियत कुछ और थी। ऋतु अपने पति ऋषभ से दूरी बनाए रहती थी। उसका कहना था कि जब तक ऋषभ उसके लिए नया घर नहीं लेगा तब तक वो उसके करीब नहीं आएगी। लेकिन इंसान की ख्वाहिशें वही नहीं रुकती और इस काम को पूरा करने के लिए ऋषभ चोरी छुपे रिहाना के पास आने लगा था। अब सिराज जो चुपचाप सब देखता रहता था, पहली ही बार रिहाना को देखकर वो उसका दीवाना हो गया था। उसके लिए रिहाना एक परी थी, एक सपना थी, लेकिन उसके दिल में ये चाहत बस उसकी आंखों में ही कैद रहती थी। तभी एक रात रिहाना जब काम से लौट रही थी तो वो शराब के नशे में धुत लड़खड़ाती हुई चल रही थी। तभी उसके हाथ से कमरे की चाबी गिर गई। सिराज ने वो चाबी उठाई। तभी रिहाना ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुमने चाबी उठाई है तो दरवाजा भी खोल दो। सिराज ने दरवाजा खोला और चुपचाप चला गया। लेकिन उसी रात उसने देखा कि ऋषभ फिर से छुपकर रिहाना के कमरे में दाखिल हुआ। ये सब देखकर सिराज के दिल में चोट लगती है। सुबह जब सिराज ने देखा कि ऋषभ कमरे से बाहर पैसे और शराब की बोतलें रखकर जा रहा है तो उसका दिल और भी जल उठा। लेकिन सिराज के लिए दुनिया इतनी कड़वी नहीं थी। मोहल्ले की ऋतु जो उसके लिए माँ जैसी थी, वो सिराज का बहुत ख्याल रखती थी। उसे खाना खिलाती, नए कपड़े दिलाती और हमेशा उसकी हिम्मत बढ़ाती। सिराज के लिए ऋतु उस रिश्ते का सहारा थी जो उसे अपनी माँ से कभी नहीं मिला था। इस तरह दिन बीतते गए और सिराज अब रिहाना की मदद करने लगा। उसके लिए दरवाजा खोलता, बाथरूम का नल चलाता, शराब लाकर देता और ये सब उसके लिए खुशी का बहाना बन गया था। इसी बीच एक दिन रिहाना उससे पूछती है कि तुम मेरे लिए इतना सब क्यों करते हो। सिराज मासूमियत से बोलता है, क्योंकि तुम परी हो और परी के लिए इतना तो बनता है। ये सुनकर रिहाना का दिल पिघल जाता है। अब धीरे धीरे रिहाना को भी सिराज अच्छा लगने लगता है। अब दिन हो या रात, सिराज उसके पास हर समय रहने लगता है। दूसरी ओर ऋषभ जब भी छुपकर उसके कमरे तक आता तो अंदर से किसी और की आवाज सुनकर चुपचाप लौट जाता। लेकिन मोहब्बत की इस दुनिया में एक नया मोड़ आने वाला था। एक दिन सिराज देखता है कि ऋषभ ने कमरे के बाहर एक लेटर, कुछ पैसे और शराब की बोतल छोड़ दी है। सिराज वो लेटर उठाकर पढ़ता है। उसमें लिखा था, रिहाना, अगर तुम चाहो तो मुझसे और पैसे ले सकती हो, लेकिन मुझे अपने से दूर मत करो। अगर तुमने ऐसा किया तो या तो मैं खुद को खत्म कर दूंगा या फिर तुम्हारे साथ कुछ बुरा होगा। ये पढ़कर सिराज के दिल में गुस्से की आग भर जाती है। वो इस लेटर को अपने पास रख लेता है और फिर इसके बाद सिराज एक खतरनाक प्लान बनाता है। वो ऋषभ के घर जाता है और वहाँ से ऋतु का एक झुमका और ऋषभ की शर्ट चुरा लेता है। उसके इरादे साफ थे। वो इन सभी सबूतों से किसी और पर इल्जाम लगाने वाला था। इसी बीच रिहाना
रिहाना की तबीयत बिगड़ने लगी। उसका शरीर कमजोर होता जा रहा था। असलियत ये थी कि सिराज जो उसे शराब लाकर देता था, उसमें वो हर रोज थोड़ी थोड़ी मात्रा में जहर मिलाता था। और ये सब उसने इसीलिए किया क्योंकि असल में सिराज की माँ भी रिहाना जैसी ही जिंदगी जीती थी। बूढ़ी होने के बाद जब वो ये काम करने लायक नहीं रही तो दुनिया ने उसे तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया, जिससे उसकी मौत दर्दनाक हो गई। और वो नजारा सिराज की आंखों में आज तक बसा हुआ था। सिराज ने ठान लिया था कि जिस औरत को वो परी समझता है उसके साथ उसकी माँ जैसा हाल नहीं होने देगा। और यही सोचकर उसने धीरे धीरे रिहाना को जहर देना शुरू कर दिया ताकि वो तड़पने से पहले ही हमेशा के लिए चैन की नींद सो जाए। और आखिरकार उस रात रिहाना की मौत हो जाती है। इसके बाद सिराज अपनी चाल चलता है। वो रिहाना के कमरे में ऋषभ की शर्ट रखकर उसमें ऋतु का झुमका भी डाल देता है और साथ ही उसने वो धमकी वाला खत भी वहीं पर छोड़ दिया। सबूत ऐसे थे कि पुलिस का शक सीधे ऋषभ पर जाए। सुबह जब काम वाली कमरे में आती है तो ये सब कुछ देखकर वो ऋतु को जाकर बता देती है। अब ऋतु और ऋषभ जब वहाँ पहुँचते हैं तो उसके सामने रिहाना की लाश थी। साथ ही वहाँ ऋषभ की शर्ट, ऋतु का झुमका और वो धमकी भरा खत था। अब पुलिस आती है और बिना देरी किए ऋषभ को गिरफ्तार करके ले जाती है। उधर हम सिराज को देखते हैं जो चुपचाप कब्र खोद रहा था। उसने खुद रिहाना को दफन कर दिया था। वो उसे मिट्टी में सुलाते हुए कहता है, जन्नत जाने का रास्ता कब्र से ही होकर गुजरता है मेरी परी, अब तुझे कोई दर्द नहीं होगा। अब यहाँ सिराज ने सोचा कि वो रिहाना को दर्द से बचा रहा है, लेकिन सच में उसने उसके जीने का हक ही छीन लिया। असल संदेश यही है कि प्यार कभी किसी की जिंदगी छीनने का नाम नहीं है, बल्कि उसे जीने के लिए सहारा देने का नाम है। और इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब आखिरी और पांचवी कहानी की शुरुआत होती है, जहां हम धीरेन्द्र शास्त्री को देखते हैं, जो देश के एक बड़े और मशहूर शास्त्रीय संगीतकार थे। उनका नाम, उनका हुनर और उनकी कला पूरे संगीत जगत में गूंजती थी। वो चाहते थे कि उनका बेटा पुष्कर भी उनके नक्शे कदम पर चले और संगीत की दुनिया में उतना ही नाम कमाए जितना उन्होंने खुद बनाया था। धीरेन्द्र शास्त्री को एक बहुत ही बड़े संगीत सम्मेलन में अपने बेटे को पहली बार पेश करना था। सम्मेलन में एक प्रतियोगिता भी होने वाली थी और उनका सपना था कि इस प्रतियोगिता का विजेता सिर्फ और सिर्फ उनका बेटा पुष्कर बने। लेकिन उनकी चिंता का एक दूसरा पहलू था। असल में उसी घर में जीनत नाम की एक नौकरानी रहती थी, जिसके बेटे का नाम था सलामत। सलामत भी पुष्कर के साथ ही संगीत सीखा करता था और कमाल की आवाज का मालिक था। उसकी गायकी में वो गहराई थी जो कभी कभी पुष्कर की आवाज से भी भारी पड़ जाती थी। यही कारण था कि धीरेन्द्र शास्त्री के मन में डर बैठ गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रतियोगिता में सलामत पुष्कर को पछाड़ दे। वहीं जीनत दरअसल कोई आम औरत नहीं थी। सालों पहले उसके पति, जो धीरेन्द्र शास्त्री के खास नौकर थे, वो एक्सीडेंट में मारे गए। उस हादसे के बाद शास्त्री जी ने जीनत और उसके बेटे सलामत को अपने घर में जगह दी। दिखावे में उन्होंने सलामत को अपना बेटा जैसा माना और उसे संगीत भी सिखाया। लेकिन भीतर ही भीतर उनके मन में हमेशा ये डर बना रहा कि ये बच्चा उनके असली बेटे से आगे निकल सकता है। धीरे धीरे हमें पता चलता है कि सच तो इससे भी ज्यादा गहरा था। असल में सलामत धीरेन्द्र शास्त्री का ही बेटा था। जीनत और शास्त्री जी का रिश्ता सालों से चल रहा था, यानी सलामत उनके ही खून की निशानी था। लेकिन दुनिया की नजर में वो सिर्फ एक नौकरानी का बेटा था। इधर प्रतियोगिता नजदीक आती जा रही थी और शास्त्री जी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी एक दिन भयानक हादसा होता है, जहां घर की छत से भारी झूमर गिरता है और उसी पल सलामत की मौत हो जाती है। सभी इसको एक दुर्घटना समझते हैं। वहीं जीनत अपने बेटे की इस अकस्मात मृत्यु से बुरी तरह से टूट जाती है। उसकी दुनिया जैसे पूरी तरह से खत्म हो जाती है। लेकिन उसके दिल में पुष्कर के लिए कोई नफरत नहीं थी। उसने तो यहाँ तक कहा कि अब पुष्कर ही जीतकर सलामत का सपना पूरा करेगा। वहीं प्रतियोगिता का दिन आता है। सलामत अब इस दुनिया में नहीं था और पुष्कर को हराने वाला भी कोई नहीं बचा था। नतीजा वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। पुष्कर विजेता बनता है। मंच पर तालियां गूंज रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं इस जीत की नींव सलामत की मौत पर ही रखी गई थी। अब कहानी का सबसे बड़ा सच धीरे धीरे सामने आता है। शास्त्री जी की पत्नी कीर्ति पहले से ही सब जानती थी। उसे ये भी पता था कि झूमर गिरने का हादसा कोई हादसा नहीं था, बल्कि उसके पीछे धीरेन्द्र शास्त्री का ही हाथ था। असल में शास्त्री जी ने जानबूझकर झूमर की रस्सी ढीली की थी ताकि सलामत को रास्ते से हटा सके। शास्त्री जी के लिए ये सिर्फ संगीत नहीं था, ये उनकी विरासत और अहम का सवाल था। उन्हें लगा कि अगर उनका असली बेटा पुष्कर जीतेगा तो ही उनका नाम चमकेगा, लेकिन अगर सलामत जीत गया तो वो तो एक नौकरानी का बेटा कहलाएगा और ये उनके लिए शर्म और हार की बात होती। वहीं सच इससे भी ज्यादा काला था, क्योंकि जीनत के पति की मौत भी कोई हादसा नहीं थी। उसे भी सच का पता चल गया था कि उसका बेटा दरअसल जीनत और शास्त्री जी का नाजायज बच्चा है।
वहीं ये बात शास्त्री जी को भी पता चल गई थी, इसलिए अपनी इज्जत बचाने और इस सच को दफनाने के लिए शास्त्री जी ने ही जीनत के पति को मौत के घाट उतार दिया था। अब बारी थी कीर्ति की। वो अपने पति की सारी चालाकियों और पापों को देख चुकी थी। उसने शास्त्री जी से कहा, चाबुक चाहे तुम्हारे हाथ में हो, लेकिन लगाम मेरे हाथ में है। याद रखो, तुम्हें अब मेरे कंट्रोल में रहना होगा। ये वाक्य ही सब कुछ कह जाता है, क्योंकि असल में कीर्ति ही अब घर की असली ताकत बन जाती है। और इस तरह 5वीं कहानी यहीं खत्म होती है। ये कहानी एक ऐसे पिता की थी जो अपनी विरासत बचाने के लिए अपने ही खून का गला घोंट देता है। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि लालच और अहम जब खून से बड़ा हो जाए तो इंसान अपनी ही इंसानियत खो देता है। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी विरासत बचाने के लिए अपने ही बेटे की बलि चढ़ा दी, लेकिन असल में उसने संगीत की पवित्रता और पिता होने का मान खो दिया। सच्ची विरासत नाम से नहीं, बल्कि इंसाफ और प्यार से बनती है। अगर हुनर किसी नौकरानी के बेटे में भी है तो उसे दबाना नहीं, आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि याद रखिए, कला तब ही अमर होती है जब उसके पीछे इंसानियत जिंदा रहे। और इसी के साथ ये पूरी सीरीज यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानियां कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही शानदार सीरीज के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।